प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज का प्रोग्राम जश्न आज़ादी के नाम। 78वां जश्न आज़ादी मुबारक। मुल्क भर में खुशियों, जज्बे और फ़ख्र के मनाजिर। सब्ज़ लाली परचम की बहार, कौमी तराने की गूंज और दिल में एक ही सदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी का ये दिन सिर्फ जश्न का मौका नहीं है, ये याद दहानी है उस यकजहती की जिसने हमें ये मुल्क दिलाया। ये याद दहानी है उस मिसाली क़यादत की जिसने सबको इकट्ठा किया। और ये याद दहानी है हक और सच की उस लड़ाई की जिसका नतीजा कभी गलत नहीं निकलता। आज हुकूमत पाकिस्तान ने मार्का हक के उन हीरोज़ को सिविल अवार्ड से नवाजा जिन्होंने सच्चाई, हौसले और कुर्बानी से इस मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये एजाज़ सिर्फ एक तमगा नहीं है बल्कि ये एक अहद है कि हम हक के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे कितना ही कड़ा इम्तहान क्यों ना हो। पाकिस्तान हमेशा सलामत, हमेशा आज़ाद। आमिर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जश्न आज़ादी की। और बड़ा आज मुल्क में जश्न का समा है क्योंकि एक दोहरी खुशी मनाई जा रही है। एक तो पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और साथ साथ जो मार्का हक में पाकिस्तान जिस तरह सुरखरू हुआ अपने दुश्मन के ख़िलाफ़, उसका भी एक जश्न है जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो और तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन को भी मुबारक हो। बिल्कुल खुशी का मकाम है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उसकी सेलिब्रेशन जारी है। सड़कों पे हैं, पार्कों में हैं, लाइटें जल रही हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल मनानी भी चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि इस दफ़ा इंडिया से की शिकस्त के बाद जो है इस दफ़ा जश्न आज़ादी का ये मौका जो है दोबाला भी हो गया है। बिल्कुल मना रहे हैं, मनाना चाहिए। मगर 14 अगस्त जो है आज़ादी का ये दिन, ये एक गौर ख़ुश का दिन भी होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए कि हमने क्या खोया, क्या पाया। कायदे आज़म ने जिस मकासद के लिए और बाकी फोर फादर्स ने जिस मकासद के लिए ये मुल्क बनाया था, क्या हम किस हद तक वहाँ पे कामयाब हुए, कितने कामयाब नहीं हुए, क्या हमारे फेलियर्स हैं और क्या हम मंजिल पे हैं या नहीं। मगर एक मैं ज़रूर तकलीफ़ दे बात है कि कायदे आज़म जिन्होंने ये मुल्क बनाया था, आज बड़ी एक तकलीफ़ हुई कि सरकार की तरफ से जो इश्तिहार अखबारों में दिया गया उसमें कायदे आज़म की तस्वीर ही नहीं है। ये छोटा लैप्स नहीं है, बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है। बाकी और चीज़ों पे भी हमें बात आज करेंगे। हम तमाम ही सेक्टर्स पे गौर करेंगे, कहाँ हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही और कहाँ बुरी रही। सबसे पहले तो अवाम, ये मुल्क जो है अवाम के लिए बनाया जाता है। मुल्क, सूबे, कस्बे, तहसील, ये बाउंड्रियाँ बदली जाती हैं और उसके अंदर बुनियादी मकसद होता है एक तशख़्ख़ुस, आज़ादी और खुशहाली। तो सबसे पहले तो ये कि हम कम अज़ कम इक़्तिसादी शोबों में मेरा ख्याल ना सिर्फ के मंजिल से हट गए हैं, हम बहुत ख़तरनाक हद तक, तशवीशनाक हद तक गलत राह पे जा रहे हैं कि जहाँ हमें तरक्की नज़र भी नहीं आती। हम दुनिया के पसमानदा तरीन मुल्कों में हैं। तमाम दुनिया के सोशल इंडिकेटर्स ले लें, डेवलपमेंट के इंडेक्स ले लें, यूनाइटेड नेशंस के, हम आखिरी 5-10 नंबरों में आते हैं। हमारे यहाँ जो है इस वक्त 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 11-12 करोड़ लोग जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। 22% जो है हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, जिसका मतलब है 5 से 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं और उसमें से ज़्यादातर नौजवान हैं। उसके बाद तालीम के बगैर दुनिया में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की और यहाँ बदकिस्मती से हम बहुत गलत पॉलिसी बना रहे हैं कि हम उसका फंडिंग कम करते जा रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल में बाहर हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है, और हमने उसके 1-1.5% से GDP का हम उसको 0.8% यानी टोटल 3-4 अरब डॉलर हम उसके ऊपर खर्चते हैं, जो कि एक आप समझ लें
कि ये पीएम प्रेसिडेंट हाउस के जो खानों के खर्चे हैं उसी के बराबर सूबों और वफाक के अंदर खर्च हो रहा है। तकरीबन इतना ही, थोड़ा उससे ज़्यादा सेहत के ऊपर पूरे पाकिस्तान के हेल्थ का बजट बना लें। वो लोग हर जगह स्मॉग से, बीमारियों से, दवाइयाँ महंगी है, बुरा हाल है, मगर उस पर हम खर्च नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मेहमान, आप उनका तारुफ भी करवा दें, उनके हवाले से मैं चाहूँगा कि शख्सी आज़ादियों के मुतालिक बात करूँगा कि ये मुल्क बनाया गया था कि मुसलमान हम अपने आप को मुतहद्दद इंडिया में अक़लियत के तौर पे समझते थे कि हमें दबाया जाएगा, ताकि हमें आज़ादी ये सिर्फ इक़्तिसादी आज़ादी नहीं थी, या बोलने की, अपने रस्मों रवाज, मजहबी अतवार और ये चीज़ें बनाने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी थी। तो मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा कि मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम मज़हर बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ओवरऑल पाकिस्तान की आज 78वीं जश्न आज़ादी है, उस पर बात करें और शख्सी आज़ादी पे ख़ास तौर पे। और तकलीफ़ इस बात की है कि कुछ दिन इंतज़ार भी किया जा सकता था। कल हमारी नेशनल असम्बली ने एक बिल भी पास किया कि जिसके अंदर जो है तमाम सिक्योरिटी के इदारों को वो 3 महीने तक वो किसी को भी ठोस शवाहिद, जो कि इतनी अच्छी कोई वजह नहीं है, उस 3 महीने कम अज़ कम, और उसको एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ्स, वो शक की बुनियाद के ऊपर भी जो है वो कैद कर सकते हैं। पहले ही पीका मौजूद है, सूबों में भी कवानीन मौजूद हैं। तो ओवरऑल शख्सी आज़ादी के मुतालिक आप ज़रा पाकिस्तान के जो मकासद थे उस रोशनी में हमें ज़रा मंजर कशी करें। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। और ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में बड़े, पाकिस्तान में तमाम मसाइल जो भी थे उनका सामना भी किया, लेकिन अभी भी हम अपने आप को एक प्राउड पाकिस्तानी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। इसलिए कि आप जो भी कौम होती है और उसके अफराद होते हैं, वो उन मसाइल से निकलने के लिए, उन चैलेंजेस से निकलने के लिए मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, इत्तेफाक़ात भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी कौम की ज़िंदगी में 78 साल बहुत ज़्यादा तवील अरसा नहीं होता। कई 100 साल बाद जो आप दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, जो जमहूरी ममालिक हैं, उनमें अगर आप देख लें तो उनकी तारीख़ अगर पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की कहीं सिविल वॉर रही, कहीं किस तरह के मसाइल रहे। हमें हमारे सामने जनूबी अफ्रीका की बदतरीन मिसाल सामने है, लेकिन किस तरह वो जद्दोजहद की, किस तरह ब्लैक्स ने लड़ाई लड़ी और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के ज़रिए अपने राइट्स को हासिल किया। इसी तरह हमारी तहरीक आज़ादी आप उठा लें, पूरी तहरीक आज़ादी में जो हमारे अकाबरीन थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और उसके बाद जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ा, वो बदकिस्मती से पहले दिन से करना पड़ा। और मुझे नहीं पता, इसको रिविज़िट करना चाहिए कि जो मुस्लिम लीग थी जिसने इतनी जद्दोजहद की और कायद-ए-आज़म की क़यादत में जो है और उनकी सरबराही में एक मुल्क हासिल किया, वो उसके फ़ौरन बाद बिखर कैसे गई। यानी उसे तो जिस तरह कांग्रेस हमने देखा, कांग्रेस कितने साल कांग्रेस का इक़्तिदार भी रहा, आज भी वो एक बड़ी जमात के तौर पे वहाँ भारत में मौजूद है। मुस्लिम लीग को क्या हो गया? पहले 10 साल पाकिस्तान के आप उठा लें, आपको सियासी अफरा तफरी के साल नज़र आते हैं। पहले 10 साल, उन्हीं 10 सालों में आपने देखा कि मुस्लिम लीग, बंगाल जो मुस्लिम लीग थी वो, और यहाँ की वेस्ट पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी, उसकी तकसीम हमें नज़र आती है। जिन्ना बदकिस्मती से जिन्ना कायद-ए-आज़म का 1 साल बाद ही उनकी वफ़ात हो गई। फिर लियाकत अली ख़ान का कत्ल जो है वो हमारे लिए आज तक एक सवालिया निशान है, और हम अपने पहले वज़ीर आज़म के कत्ल के वो शवाहिद ही नहीं सामने ला सके कि उनको किसने मारा, क्यों मारा और साजिश क्या थी। उसके बाद हमने देखा कि 58 में, 54 में इलेक्शन, 56 का आइन बनता है और वो आइन 10 साल भी नहीं चल पाता, और उसके 2 साल बाद ही
58 में मार्शल लॉ लग जाता है और फिर वो मार्शल लॉ 10 साल तक रहता है। उस दौरान जो बेचैनी रही वो हमने 1 यूनिट की शक्ल में देखी, वो हमने मशरक़ी पाकिस्तान की शक्ल में देखी। तो हम और पहले ही चंद सालों में हमने वो बुनियाद ही प्रोवाइड नहीं की। हमारे मुकाबले में भारत में हम देखते हैं तो भारत में आप जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म किया उन्होंने, और उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन वहाँ आमरीत नहीं आने दी जाएगी। एक छोटा सा पीरियड हमें इमरजेंसी का ज़रूर नज़र आता है। हमारे यहाँ इसके मुकाबले में जागीरदाराना निज़ाम को मजबूत किया गया। कुछ कोशिशें ज़रूर नज़र आती हैं लेकिन मजबूरी तौर पे जो है हमारे यहाँ सिस्टम एवॉल्व नहीं हो सका। हमने, अगर आप पढ़ लें, किताब पढ़ लें, शहाबनामा पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होता है जिसमें तफसीलात हैं कि कितने सियासतदानों को पहले 10 सालों में ही नाअहल करार दे दिया गया। एब्डो पर्डो इस तरह के कवानीन ला के, फिर उसके बाद एक बेसिक डेमोक्रेसी का फार्मूला ला के, तो सिस्टम जो है पाकिस्तान में एवॉल्व नहीं हो पाया। डेमोक्रेटिक सिस्टम एवॉल्व नहीं हो पाया। इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हमें नज़र आती है, जुडिशरी में इंटरफेरेंस नज़र आती है। तो जो रियासत के 4 सुतून थे, इसी तरीके से हमें मीडिया किस तरह पहले दिन से बारी बारी मज़हर आपके साथ आज सिर्फ आप और हम ही हैं, बारी बारी ये तमाम सेक्टर्स पे आऊँगा। पर बुनियादी बात जो है, ज़ाहिर है जश्न आज़ादी है, हम भी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ा दिन है, अच्छी बातें करनी चाहिए, मगर गौर व खौस भी करना चाहिए कि क्या हमारी सिमत दुरुस्त है, क्या हम जो है आवाम के लिए कुछ बेहतरी ला रहे हैं। ज़ाहिर है ये हमने अभी हाल ही में जो जंग जीती है उसकी वजह से अच्छी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये बिल्कुल वो उसकी खुशी मनाएं, मगर जो मैं शख्सी आज़ादी के हवाले से बात कर रहा था कि जिसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, कि फ़ैसला साजी के अंदर जो है वो आवाम की शमूलियत और मुल्क तभी मजबूत होते हैं कि अफवाज के साथ मुल्क की आवाम भी साथ खड़ी हो, वो भी खुशी मना रही हो और उसका हिस्सा अपने आप को समझे। अभी कल सारी सेलिब्रेशन हुई, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी पार्टी है, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है PTI, वो किसी फंक्शन में नज़र नहीं आई, जो भी उसकी या बुलाए नहीं गए या वो आए नहीं। फिर आज इस तरह की खबरें भी, कोई झंडे उठाने पे पकड़ा जा रहा है और एक घुटन का एहसास है। मैं चाहूँगा इस पे आप कर भी रहे थे फोकस, ज़रा ख़ास तौर पे इसमें सहाफ़ती आज़ादी भी डाल के इस पे इसका ज़रा तजिया करें। आमिर, में शख्सी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें किससे क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? जहाँ आप सिस्टम ही एवॉल्व नहीं कर पा रहे, वहाँ शख्सी आज़ादी कहाँ से होगी? पहले 1954 में आपने इलेक्शन कराए मशरक़ी पाकिस्तान में और उन्होंने मुस्लिम लीग को शिकस्त दे दी, आपने असेंबली तोड़ दी। तो आप शख्सी आज़ादी तो उस सूरत में मिलेगी ना, आप किसी भी सूरत में देखिए बहुत सी चीज़ों में तरक्की हमें नज़र आती है, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में आपने कहा अच्छी बातें, पाकिस्तान 78 साल में आज भी ठीक है, मशरक़ी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बुरान हमें का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से शोबों में हमने तरक्की की। पाकिस्तान आज एक बड़ी मजबूत न्यूक्लियर पावर है, आज हमारा दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है और हाल ही जो जंग हुई उसमें हमने ये प्रूव भी किया। लेकिन जहां हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं और उसकी बात ना करना ज़्यादती होगी, वो एजुकेशन सिस्टम है। आपकी कोई पाकिस्तान में साल से कोई एक जामिया ऐसी नहीं है जो दुनिया में कॉम्पीट कर सकती है। आपके कॉलेज स्कूल्स का हालत देख लें आप, उसके अंदर तो जहां आपको और जो बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपके अच्छे तालीमी इदारे ही नहीं हैं, आप अच्छे तालिब इल्म ही पैदा नहीं कर रहे, कोई इंडिविजुअली निकल आए वो एक अलग बात होती है, लेकिन इदारा नहीं बनाया था, तालीमी पॉलिसीज़ आपकी नज़र नहीं आती, आपके यहाँ मेरिट का कल्चर नज़र नहीं आता, आपके यहाँ एक आम आदमी जिसकी आप बात कह रहे हैं उसका अदालतों से, थानों से एतबार ही ख़त्म हो गया है, वो डरता है ऐसी जगहों पे जाने में, वो शिकायत लेके कहाँ जाए।
अगर उसकी कोई से नहीं है, यानी आम आदमी की रिस्पेक्ट नहीं है, और वो आपको नज़र आता है जब आप सड़कों पे घूमें। इतने प्रोटोकॉल्स आपको नज़र आएंगे, इतने प्रोटोकॉल नज़र आएंगे कि मैं तंग आ गया। हर दूसरा अफसर जो है उसके पीछे एक पुलिस, उसके साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट होता है या उसका प्राइवेट एस्कॉर्ट होता है, उसके लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है। आप अपनी जो इनकी जो एक सीक्रेट बुक होती है, अगर आप उसे कभी देख लें और उसमें आप प्रोटोकॉल का जायज़ा लेंगे तो बहुत ही महदूद प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ पर्सनल प्रेजुडिस इतने हैं, यहाँ अना के मसाइल इतने हैं कि मेरी गाड़ी के आगे कोई दूसरी गाड़ी ना खड़ी हो, मेरी गाड़ी जब जा रही हो तो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद कर दिया जाए, चाहे कितना ही ट्रैफिक जैम हो जाए। इस वजह से आपको इन मसाइल का, तो हमारे यहाँ जो हुक्मरान रहे उनका आवाम से रिश्ता नहीं रहा। जिस दिन वो इलेक्ट होता है हमारा MP और MNA, वो अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा के आवाम से अपना रिश्ता तोड़ लेता है। मजीद साहब, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, क्या किसी भी हुकूमत की तरजीहात अवाम से राब्ता बहाल करना या अवाम के उन बुनियादी इशूज़ के ऊपर काम करना नहीं था? बदकिस्मती से नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो बड़ी सिंपल सी है। उसकी वजह यह है कि जब हमने अपना सिस्टम ही ऐसा वॉल्व किया कि हम जब अपने आप को, हालांकि अगर अपने कौमी तराने में आप देखें, कुव्वत अवाम, वो अवाम कहीं नज़र आती है? उस जिसको कुव्वत अवाम कहा जा रहा है वो कहाँ है? उसका हाल तो जाके देखें। आप उसको टक्कर मार के निकल जाते हैं, जिसको आप वो कहते हैं। तो हम इस चीज़ को बेहतर देखिए, अनफॉर्चुनेट क्या है पार्ट है कि बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर थी, हमने उनको ख़राब किया। आपका रेलवे सिस्टम बहुत बेहतर था, आपने उसे तबाह कर लिया। आप बहुत सी सिस्टम में आपकी एयरलाइन का उठा के देख लें, आप PIA उठा के देख लें, आप पाकिस्तान स्टील उठा के देख लें। ये तो जो इदारे, अब आज ये बात की जाती है और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना बरमला ये बात करते हैं कि हुकूमतें कारोबार नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, क्या कारोबार सियासत में नहीं हो रहा? क्या सियासतदान कारोबार नहीं कर रहे? डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सियासत का ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है सारे ही तबकों का कहीं ना कहीं कसूर रहा है, मगर सियासतदानों का तो बिल्कुल पार्लियामेंट इररेलेवेंट होके रह गई है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारी ये खुशियाँ गहना गई हैं, क्योंकि इस वक्त भी ये आज की मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के निशाने पर 24 घंटे में 5 एहलकार जो शहीद हो चुके हुए हैं। दीर बाला की और थाना हसन खेल, ये तफसीलात हैं कि कल परसों बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन 50 बंदे मारे गए हैं। उसके अंदर इस वक्त जो है बाजौड़ में 2-3 दिन से जो है एक ऑपरेशन जारी है, बताया जा रहा है 3 दिन के लिए नकल मकामी हो रही है। मगर वो जो अवाम की आप बात कर रहे हैं, उनकी शमूलियत और सियासी हल का जो तरीक़ाकार होता था, जिसमें अवाम की नुमाइंदगी जो है वो पॉलिटिशियन करता था, उसकी तरफ झुकाव नहीं रहा। ज़ोर के ज़रिए और अस्करी हैवी हैंड के ज़रिए मसाइल का हल करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है और दहाइयों से चल रहा है, मगर उसके कोई नतीजा नहीं निकल रहा। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि अवाम का हिस्सा, जो उसका ये माने नहीं होते कि कोई ज़ाहिर है एक आम आदमी, हालांकि हमने ये भी देखा कि बहुत से बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोग भी पार्लियामेंट में पहुँचे, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचे, चाहे उनकी परसेंटेज कमी रही हो। हमने एक वक्त में देखा MQM फिनोमेना जो देखा, उसमें बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लोग, हत्ता कि ऐसा भी रहा कि जो गन्ने के रस निकालने वाला आदमी था वो भी असेंबली में। लेकिन अगर आप, इशू ये नहीं है कि कौन पार्लियामेंट में पहुंचता है, इशू ये है कि कैसे पहुंचता है। वो क्या एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे और मींस के ज़रिए पहुंचता है,
या इलीगल मीन्स के ज़रिए पहुंचता। असल इशू पाकिस्तान में यही रहा है, और मैं समझता हूं कि इसका अगर कहीं तोड़ आ सकता था और कहीं वो मिल सकता था, कहीं रिलीफ मिल सकता था, तो वो इंसाफ के ऐवानों में। बदकिस्मती से पहले दिन से पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को जिस तरीके से रौंदा गया, और उसमें ज़ाहिर है उस मुल्क में कई चीफ जस्टिस गुजरे हैं हमारे यहाँ। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो जुडिशरी का किरदार है, नज़रिया ज़रूरत से लेके दूसरे नज़रियात तक, आप देख लेना कि आज आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क के जजेस की पेंशन्स क्या हैं और इस मुल्क के एक गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन की कंडीशन क्या है। जो लोग, जिन लोगों को ये चाहिए, मैं इस पे थोड़ी सी तफसील मेरे आगे ये पड़ी हुई है। मैं ये भी बात आपसे करना चाह रहा था कि जहाँ तो शराफिया का, ब्यूरोक्रेसी के तबके की अपने मुराद का बात है कि वो अपनी जो है तमाम MNA जो हैं वो 5-5-6 लाख वज़रा आए दिन जो हैं जो है डबल तनख्वाह कर दें, ट्रिपल तनख्वाह कर दें। वो ख़ास जो PM हाउस में या प्रेसिडेंसी में काम करते हैं। और ये अभी जो मेरे सामने तफसील पड़ी हुई है कि 2010 में चीफ जस्टिस की जो थी वो तनख्वाह जो थी वो 5,60,000 थी। अब वो पेंशन जो है माहाना जो उनकी हो गई हुई है वो 23,90,000 है। और उसके साथ जो है उनकी बेवा को भी ड्राइवर, अर्दली, 3,000 लोकल कॉस्ट, 2,000 बिजली यूनिट्स, मुफ्त पानी की सहूलत, और बेवा को महीना 300 लीटर पेट्रोल इनकम टैक्स से इस्तिस्ना। और फिर जो है आम जजेस की भी हाउस रेंट जो है वो 68,000 से 3,50,000, अलाउंसेस की भरमार जो है, मतलब अशराफ ही अपना कर लेती है सारा इंतज़ाम। जबकि मैंने अभी गुर्बत आपके आने से पहले कहा 11 करोड़ अवाम हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब है उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और तकरीबन 6 करोड़ हैं जिनको 1 वक्त की भी नहीं मिलती, वो जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है। प्लीज़ जारी रखिएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी आप देख लेना, स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, थोड़ा सा शोर हुआ, उसके बाद सबने एक्सेप्ट कर लिया। ये वाहिद तनख्वाहें और बरात हैं जिस पे अपोजिशन और हुकूमत सब मुत्तफिक हो जाती हैं कि अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो। तनख्वाहों में इजाफा होना कोई बुरी बात नहीं होती, होना चाहिए वक्त के साथ साथ, लेकिन जहाँ आप कंपैरिजन करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई की तनख्वाह में कितना इजाफा होता है और आप अपनी तनख्वाहों में कितना इजाफा करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जजेस से हम एक्सपेक्ट करते हैं, अदालतों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आम आदमी के उस दर्द को महसूस करे। मैंने देखा है कि पेंशनर किस तरह रुलते हैं, चाहे वो आप मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हुकूमती डिपार्टमेंट्स में आप चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेंशनर कितनी मीलों से महीनों साल लग जाते हैं उसको पेंशन लेने के लिए। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। अभी आपने सुबह आपने एक अवार्ड सेरेमनी देखी, उससे पहले भी किसी ने सवाल किया था, मैंने कहा कि ये आप पढ़ लें अपने आइन का आर्टिकल 259 अवार्ड्स। नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल, ऑनर or decoration from any foreign state except with the approval of the federal government. 2. No title, honor or decoration shall be conferred by the federal government or any provincial government on any citizen, but the president may award the decoration in recognition of gallantry, meritorious services in the armed forces, academic distinction और डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स और नर्सिंग। इसके अलावा और किसी को अवार्ड देने की बात नहीं की गई है, स्पेसिफिक है। यहां हमने आज पूरी की पूरी काबीना को अवार्ड दे दिए। काबीना को सिर्फ दिया गया, साथ में मजहर जो है प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप को पहले नामजद किया, पता नहीं बाद में दिया या नहीं दिया, नामजद खुद किया। प्रेसिडेंट साहब ने अपने बेटे को दिया, आधी कैबिनेट को दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारे स्टाफ को दिया।
और ऑफ कोर्स कुछ लोग उसमें सही जायज़ होंगे, मगर ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि जिनकी शोहरत नैब के पर्चे ये बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप अपने आइन में इसको आइन का हिस्सा बनाए ना, इसको बताएं ना किस किस फील्ड में हुकूमत अपने आप को कैसे अवार्ड देती है। कभी हुकूमत भी अपने आप को अवार्ड देती है? ये तो यहां हुकूमत अपने आप को अवार्ड दे रही है। आप लिखा हुआ है कि किनको, और मुझे आज भी याद है सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल हफीज पीरजादा की वो तकरीर याद है कि जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन्होंने एक तकरीर को कोट करके ये कहा था इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने कि जी भुट्टो साहब ने कहा था, और इसी वजह से साइन का हिस्सा बना कि जी मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं, ये अगर मिनिस्टर्स हैं, तो ये किस चीज़ का अवार्ड लेंगे? ये तो मेरा काम है, इसीलिए तो मैं मुंतखब हुआ हूं। इसका अवार्ड कैसे होता है? गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बात कर रहे थे हम जश्न आज़ादी की। 14 अगस्त को ये अनाउंस किया जाता था और 23 मार्च को ये दिया जाता था। इस दफ़ा उन्होंने 14 अगस्त को दी। मुझे एक बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि इसमें कुछ नाम जायज़ भी होंगे, मगर माजी में इतने बड़े बड़े मदद नहीं, ये सुन लें, माजी में इतने बड़े लोगों को जो दिए गए, सहाफत में इतने बड़े लोगों को दिए गए, जायज दिए गए। मुझे बताएं कि सहाफत का अवार्ड, मुझे बताएं सहाफत के अवार्ड का क्राइटेरिया ब्यूरोक्रेट कैसे डिसाइड कर सकता है? चंद ब्यूरोक्रेट्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी की भी जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स को? ये जो तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार को तब्दील करने की ज़रूरत है। अवार्ड्स को बहुत महदूद करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है। एक रियासत जब किसी को एजाज़ देती है तो वो बहुत बड़ा एजाज़ होता है। खुदा के लिए इसको बेतौकीर ना करें। इसका कोई क्राइटेरिया रखें जो कि चीज़ों में मेंशन है, और चले कुछ उसमें कर लें। बहुत सी अच्छी शख्सियात को पाकिस्तान में एजाज़ात मिले हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी शख्सियात को भी अवार्ड मिले हैं कि जिन्हें तो जेलों में होना चाहिए था। मैं मज़र बेजे तकलीफ इस बात की है जो माजी में बहुत बड़ी शख्सियात को मिलते रहे, जायज़ मिलते रहे, बड़े बड़े उसके अंदर इनकलाबी लोग थे, बड़े बड़े सहाफ़ी थे, बड़े बड़े पाकिस्तान की खिदमत करने वाले, उनके साथ ज़्यादती है। जब आप उसके मेरिट को ख़राब करके सरकार खुद फैसले करके अपने रिश्तेदारों को और चमचों को दे दे, तो वो जो पुराने मेरिट पे दिए गए हैं उनकी रूहों को तकलीफ हो रही, उनके साथ बड़ी ज़्यादती है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आपने एजुकेशन का अवार्ड किसी को देना है तो उसकी एजुकेशन की अलग कमेटी होनी चाहिए। आपने जिस तरह अवार्ड होते हैं जो आर्म फोर्सेस के अवार्ड होते हैं, इसीलिए उनको हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री कहा जाता है। ये इस तरह के, अगर आपने मीडिया के उसमें अवार्ड किसी को देने हैं तो आप मीडिया के सीनियर पर्सन्स पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं, वो क्राइटेरिया तय करें। ये ब्यूरोक्रेट्स बैठ के, सेक्रेटरीज बैठ के ये खुद ही फैसले कर लेते हैं कि किसको क्या अवार्ड देना चाहिए। और सारी चीज़ों का से सबसे पहले आप अपने आइन को तो बेहतर करें, फिर आइन में तरमीम करें। इस वक्त जो आइन में लिखा है ये सारा खिलाफ आइन हुआ है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये साल से हो रहा है। ये ख़ास तौर पे ज़िया के पीरियड ऑनवर्ड जो हमने देखा है, जिसको आपने चाहा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, चाहे वो प्राइड हो मुल्क की या नहीं हो, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो कोई क्राइटेरियन तय करें, और जिस शोबे में अवार्ड दे रहे हैं उस शोबे के सीनियर इंतहाई मुअज़्ज़िज़ीन की कमेटी उनको रिकमेंड करें उनके नाम। ये सेक्रेटरियों के सुपुर्द ना कर दिया करें जो सियासी बुनियादों पर अवार्ड दिए जाते हैं। और हुकूमती वज़रा को तो किसी भी सूरत में, इसलिए कि ये उनका फ़र्ज़ है, ये उनका काम है जो करते हैं वो, और उसकी वो तनख्वाह लेते हैं, उसकी वो मराहत लेते हैं जिसके लिए वो अवार्ड ले रहे हैं। तो अवार्ड किस चीज़ का? ये तो आपका फ़र्ज़ है काम करना। तो मुझे हैरानगी है कि हम साल से एक गैर आइनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके को फॉलो कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई आवाज़ बुलंद करने वाला ही नहीं है।
बाकी मेरी गुजारिश ये है कि आप ये तरगीब ना दें कि आइन को तब्दील करें। वो आजकल जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम आई तो अगली दफ़ा वो आइन में ही डाल देंगे कि ये फ़ैसला जो है 18वें 19वें ग्रेड का सरकारी अफसर ही किया करेगा। तो ये असल बात है सोच बदलने की कि ये मेरिट पे होना चाहिए। आपने सही कहा कि रियासत का अवार्ड छोटे मोटे भी, आपको याद है हमारी जवानी में ये जो फिल्मों के अवार्ड या ये चीज़ें जो सोशल अवार्ड्स होते थे उनकी भी बड़ी वैल्यू थी कि जी फलाने को ये अवार्ड मिला। स्कूल कॉलेज के अवार्ड्स की बड़ी वैल्यू थी। ये तो रियासत के आला तरीन अवार्ड हैं और उसको आपने लोहे पित्तल के भाव कर दिया है कि कोई शर्म आती है कई दफ़ा कि यार ये नाम है। ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ अच्छे भी हैं, ये नहीं हम कह रहे कि सारे ही खराब हैं। जाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादती है जिनको मेरिट में मिला, जिनको मेरिट में मिला उनके साथ भी बड़ी ज्यादती है। नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत डिजर्विंग होते हैं, बहुत वेल डिजर्व, वो वाकई एजाज के मुस्तहिक भी होते हैं। तो उसको उनको जब ऐसे किसी के साथ किसी ऐसे का नाम आ जाए जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो तो वो जो बेचारा जो डिजर्व करता है अवार्ड वो भी शर्मिंदा हो जाता है कि मुझे किस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है उन्होंने। पर 14 अगस्त का दिन है इसलिए हम ये गुजारिशात ही कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कम से कम जो सिंबॉलिक हैं ठीक करें। फिर जो कॉन्क्रीट हैं कम से कम उम्मीद का मुल्कों में जो कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, कौम नहीं है जो कि मुल्क के मुतालिक मुस्बत सोच ना रखती हो। उम्मीद का होना बड़ा ज़रूरी है। तो कम से कम ऐसे काम करने चाहिए जिससे उम्मीद लगी रहे और जो है लोगों की पॉलिसी साजी के अंदर जो है। देखिए आमिर, बहुत सीधी सी बात है, ये रियासत 4 सतून पे खड़ी है। हर सतून जो है वो अपने अपने डोमेन में रह के काम करे और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करे, बल्कि उसके लिए हेल्पिंग हैंड हो अगर ज़रूरत पड़े। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जितने आप चारों रियासत के सतून उठा लें वो अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के बजाय दूसरे के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत करते हैं। आप अपनी चीज़ें बेहतर करें, दूसरा अपनी चीज़ें बेहतर करे। इस मुल्क को अगर चलाना है तो आइन को सही मानों में एनफोर्स करना पड़ेगा आपको। सिस्टम की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है सिस्टम का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये देखें ना कि आप आबादी का एक सैलाब है जिसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। और जिस शहर में मैं रहता हूँ इस शहर की आबादी का ही नहीं पता आपको कितनी आबादी है। इस शहर की आबादी के सेंसस में भी डंडी मार दी जाती है। यहाँ की आबादी का तखमीना एक मरतबा खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने 4 करोड़ का, उसमें चले 4 नहीं होंगे 3.5 करोड़ होंगे। और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो तरजीहात में ही नहीं है। वो गवर्नमेंट जो उसको करती भी है वो डरते। देखिए मिनिमम चीज़ें क्या हो सकती हैं जिससे आप एक मजबूत कौम की तरफ बढ़ सकते हैं। एक आम आदमी की, जिसकी हम हर कोई दूसरा बात करता है, एक आम आदमी की सवारी क्या होती है? रेल, ट्रेन के ज़रिए। वो जाहिर है जहाज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप देखें, आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, वहाँ के ट्रेन सिस्टम, रेलवे सिस्टम को देख लें, आप अपने रेलवे सिस्टम को देख लें। बसें, आज हमारे यहाँ बसें अच्छी आई हैं, सड़कें नहीं हैं। पंजाब में यकीनी तौर पे पंजाब में सड़कों का जाल बिछा है और पंजाब में चीज़ें बहुत इस लिहाज से कंपैरेटिवली ओवर द ईयर्स बेहतर हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से सिंध में ऐसा नहीं है। मज़हब सॉरी, जो आपने फहरिस्त गिनवाई थी उसमें आपने कहा एयरलाइन है, स्टील मिल है, रेलवे है, उसमें क्रिकेट को भी शामिल कर लीजिए प्लीज़। देखिए अगर जो रेल, इसलिए मैं कहता हूँ कि रेल एक आम आदमी की सवारी होती है। आप सिर्फ अच्छा रेलवे सिस्टम ले आएँ, आप अच्छा बस सिस्टम ले आएँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आएँ, आप सड़कें बेहतर कर दें। आप कराची से लेके आप खैबर तक चले जाएं, आपको अंदाज़ा पब्लिक टॉयलेट्स ही नहीं होते। मज़र ये मुझे इख्तिताम के लिए कहा जा रहा है, मगर मैं ये इख्तितामी नोट ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो जिस फहरिस्त का आपने भी जिक्र किया, सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर सबसे ज़्यादा जो है वो एक फील गुड फैक्टर होना चाहिए। एक खुशी, आम आदमी पाकिस्तानी जो है
वो एक खुश होना चाहिए। हमारे मुल्क में ना थिएटर रहा, ना सिनेमा रहा, घुटन बहुत है, लोगों को खुशियाँ भी नहीं मनाने दी जाती जिसके लिए वो कोई पैसा खर्च नहीं होता। जो ये कह रही हैं क्रिकेट एक थी चीज़ जिससे हमें खुशी मिलती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी इस तरह की तरीक़ेकार हो गए हैं कि वहाँ से भी कभी कभी खुशी आती है। सो बहरहाल मुस्बत नोट पे हमें जी हमें 78 साल हो गए हैं, आज हम ये तय करें कि पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में ले जाना है। खुशी की डायरेक्शन में लेके जाना है। जी, खुशी की डायरेक्शन में लेके जाना है। खुशी का दिन है, लेकिन तरजीहात का तयन होना बहुत ज़रूरी है, अवाम से राब्ता बहाल होना बहुत ज़रूरी है और अवाम का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। ये ही आज के दिन का एक पैगाम हो सकता है। हमें सब क्विकली अगर आपको एक मैसेज देना चाहें। मैं वो कई चीज़ों का, सफाई का, खुशियों का कई दफ़ा वसाइल के साथ ताल्लुक नहीं होता, इसके लिए सोच की तब्दीली और छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, एहसास की ज़रूरत है। वो एहसास पैदा कर लें तो कम से कम ये चीज़ें की जा सकती हैं। बहरहाल पाकिस्तान को उसका 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक और हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। प्रोग्राम का यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।